एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये है हमारा पार्ट 7। ऑलरेडी हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हैं टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन केवीएस के एग्जाम के लिए। आज है 12 तारीख और आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे, यानी 14 फेब को आपका एग्जाम है, जस्ट आफ्टर 2 डेज। सो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने आज के भी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी बॉडी वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड। यहाँ ये जो क्वेश्चन है आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम के ग्रुप पर भी जो है हम जनरली डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर आपको वहां पर कुछ पूछना है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ होता है। ये आपके ग्लैंडुलर सिस्टम से है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो होता है आपके किडनी के ऊपर, ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, और एड्रेनालाइन नामक हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 बातें इस क्वेश्चन से जरूरी हैं। सो जो आंसर है दैट इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, यानी जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड। यहाँ आंसर भी मेंशन है, ये आप देख पा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन टाइम इज द कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें रिएक्शन टाइम यानी आपका जो प्रतिक्रिया समय है वो कौन सा कॉम्पोनेंट होता है। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड, मोटर फिटनेस और एनेरोबिक। चारों के बारे में अगर बात करें तो आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जो है वो 5 तरह के होते हैं, जिसमें आपका आता है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। फिर है आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में जो चीजें आती हैं उसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, जिसमें होता है बीएमआई, और साथ में ही जो आपके फैट को मेजर करने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वो भी आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में ही आता है। इसके बाद आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी जो है वो भी इसी में आती है। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशली जो आपकी, इसमें आपका मस्कुलर एंड्योरेंस आता है, और जो चौथी जो चीज आती है वो आती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 जो कंपोनेंट है, हमेशा कभी भी क्वेश्चन में आता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, तो आपने इन 4 चीजों को याद रखना है कि ये 4 चीजें आपकी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में होती हैं। फिर है हमारा मोटर फिटनेस, और लास्ट में एनारोबिक फिटनेस है। तो जो आपका रिएक्शन टाइम है ये मोटर फिटनेस में आएगा अगर हम एच क्लार्क की क्लासिफिकेशन को देखें। फिर अगला क्वेश्चन है, मूवमेंट इन विच वर्टिकल एक्सिस अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। ये आपके किंसोलॉजी बायोमैकेनिक्स से आता है, और प्लेन और जो एक्सिस प्लेन है ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 11-12 की बुक में भी आपको मिलते हैं। इसलिए आपने प्लेन्स और एक्सिस को तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूजन है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि वर्टिकल एक्सिस जो है वो किस प्लेन के साथ काम करती है। तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो होती क्या है। वर्टिकल एक्सिस जो है वो आपके हेड टू टो जो एक इमेजिनरी लाइन है उसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, और वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ काम करती है। जो भी एक्सिस और प्लेन है उन वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ जो आपका आंसर है आप देख सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो आंसर है, तो आपका आंसर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2 और कौन से प्लेन होते हैं, तो एक होता है आपका फ्रंटल प्लेन और एक होता है आपका सजिटल प्लेन। ये 2 तरह के प्लेन हैं। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि ये प्लेन जो हैं वो कौन से होते हैं, तो हम ये बार-बार डिस्कस करते रहते हैं, और ये चीज़ आपको बार-बार पढ़नी पड़ती है क्योंकि कन्फ्यूज़न है कि फ्रंटल कौन सा होता है, सजिटल कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल तो हमें याद रहता है। तो जो आपका फ्रंटल प्लेन है वो आपकी बॉडी को आगे और पीछे के पार्ट में डिवाइड करता है, और जो सजिटल है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। फ्रंटल प्लेन के साथ जो है वो सजिटल एक्सिस काम करती है। सेजिटल एक्सिस वो एक्सिस है जो आपकी बॉडी में आगे से जाती है और पीछे से निकलती है। तो जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो आगे से जा रही है और पीछे को निकलेंगी उनको एंटीरियो पोस्टीरियर कहते हैं। एंटीरियर का मतलब आपकी बॉडी का आगे का हिस्सा, और पोस्टीरियर का मतलब आपकी बॉडी के पीछे का हिस्सा। फिर सेजिटल प्लेन के साथ जो भी एक्सिस काम करेगी वो हो जाएगी फ्रंटल एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, याद रखना इजी है। फ्रंटल एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, जो एक्सिस आपके राइट से जाके लेफ्ट में निकलेगी उसको हम बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेस प्लेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बैले डांसर डांसेस ऑन हर टोज व्हिच टाइप ऑफ लीवर वर्क इन द एंकल जॉइंट। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लीवर, कौन से लीवर किस तरह के बॉडी मूवमेंट में लगते हैं। तो जो लीवर है वो 3 तरह के हैं, और 3 तरह के बॉडी मूवमेंट्स के लीवर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला है आपका फर्स्ट क्लास,
इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। वैलिड आंसर जो है, अगर हम उसका एक डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से होता है वैलिड आंसर का। ये जो इसका टो है, यहाँ पर बनता है फुलक्रम, और ये जो एंकल है, इस जगह पर ही होता है उसका लोड, और जो एफर्ट है वो लग रहा है इस मसल से, यानी जो आपकी काफ मसल है उससे लग रहा है एफर्ट। तो अगर हम इसको लीवर के से बनाएं तो बीच में है आपका लोड, एक साइड है फुलक्रम और एक साइड है एफर्ट, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्लास लीवर। आपका जो आंसर है वो सेकेंड क्लास लीवर होगा। अगर बात करें फर्स्ट क्लास लीवर की, तो जो आप हेड मूवमेंट करते हैं वो आपके फर्स्ट क्लास लीवर में आएगा। क्यों आएगा, देखिए, ये हेड है, हेड में ये वाली जो जगह है ये हो जाएगी आपकी फुलक्रम। यहाँ जो आपकी मसल है जिसे आप स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल कहते हैं, और एक और यहाँ पे जो मसल पाई जाती है, वो मसल जो है वहां पे लग रहा होगा एफर्ट, और यहाँ पर जो है ये है आपका लोड। तो इसलिए अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो बीच में होगा फुलक्रम, एक तरफ होगा एफर्ट और एक तरफ होगा लोड, इसलिए ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्लास लीवर। बाकी इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और थर्ड क्लास लीवर के बारे में बात करें। जब भी आप बाइसेप कर्ल्स करते हैं, इसको बाइसेप कर्ल का इस तरह से थोड़ा सा बनाते हैं, ये आपके हो गया बाइसेप्स कर्ल। तो यहाँ पर आपका उस समय होता है फुलक्रम होता है, और ये जो है ये आपका लोड है, और जो आपका एफर्ट लग रहा है वो इससे लग रहा है, बीच में आता है आपका एफर्ट इस जगह पर। और अगर हम लीवर केस में बनाएं तो आपका जो एफर्ट है वो बीच में होता है, लोड और फुलक्रम एक साइड होता है, तो ये थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होनी है कभी भी। अगर टो पे स्ट्रेच करने की बात आएगी तो हमेशा सेकंड क्लास है, हेड के मूवमेंट की बात आएगी तो फर्स्ट क्लास है, बाइसेप कर्ल की बात आएगी तो थर्ड क्लास है। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। ये आपने क्लास 12th में बुक में बहुत बार पढ़ा होगा, राइस के बारे में पूछा जाता है। राइस में आर इज फॉर रेस्ट होता है, आइस फॉर जो है वो आइस है, सी फॉर कॉम्प्रेशन है, और ई फॉर जो है एलिवेशन है। इस तरह के बहुत सारे जो हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए रहते हैं जिनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, जैसे राइस हो गया, टोटैप्स हो गया, और भी डॉक्टर एबीसी है। तो ये जो मैकेनिज्म है या फिर ये इनके फुल फॉर्म क्या है वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। राइस में फर्स्ट जो है वो होता है राइस, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, तो ये आपका जो थर्ड वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। रेस्ट का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो करना बंद कर देना चाहिए। आई का मतलब है आइस, यानी उस जगह को ठंडक देना, और उसमें ठंडक देने से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी जो भी वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। कंप्रेशन का मतलब जहां भी चोट लगी है उसे कंप्रेस करके रखना, तो वहां पर भी ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम होने से स्वेलिंग और पेन भी कम हो जाते हैं। एलिवेशन यानी जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट करना, ताकि जो ब्लड जा रहा है वो कम जाए या फिर स्लो जाए, जिससे वहां पे ब्लड में उस जगह पे पेन कम होगा और स्वेलिंग कम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml एंड हार्ट रेट इज 72। तो हम बात करें, स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ लिखा है 70 ml, हार्ट रेट लिखा हुआ है 72, और कार्डिक आउटपुट क्या होगा। तो कार्डिक आउटपुट जो है वो SV इंटू HR होता है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक मिनट में, सॉरी एक बीट में आपका हार्ट जितना भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है एक बीट में होता है, सिंगल बीट, वो होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी जो वैल्यू है वो 70 ml होती है। HR यानी हार्ट रेट 72, यानी एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितनी बार धड़क रहा है उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 5 लीटर जो है आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका 5040 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर देखें। फिर है व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स। तो दो नर्व्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे साइनेप्स कहते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, या फिर आपके लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमारी सेल्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है या फिर जो एनर्जी का फॉर्मेशन में भी अगर जो CO2 रिलीज हो रही है वो सब आपके इंटरनल रेस्पिरेशन में आते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, ये वाला आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा है। क्लोजिंग ऑफ जॉइंट पुलिंग द अटैच बोन्स टुगेदर इज कॉल्ड। पहला लिखा है क्लोजिंग ऑफ जॉइंट, यानी दो जॉइंट क्लोज होना,
पुलिंग द अटैच बोन टुगेदर, जो भी दोनों हड्डियां हैं उनको पास लाना, इसको हम किस तरह के मूवमेंट में रखेंगे, तो वो होगा फ्लैक्शन। फ्लैक्शन के लिए और भी जो चीज कही जाती है वो कहते हैं डिक्रीज ऑफ एंगल बिटवीन जॉइंट। जब भी किन्हीं दो जॉइंट्स के बीच का एंगल कम होता है तो उसको फ्लैक्शन बोलते हैं, जब उन दोनों के बीच का एंगल बढ़ता है तो उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। एबडक्शन और एडक्शन की बात करें तो एबडक्शन में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बी का मतलब होता है बाहर। जब भी आप अपनी मिड लाइन से बॉडी पार्ट को बाहर लेके जाते हैं तो हम उसको एबडक्शन बोलते हैं, जब मिड लाइन से अंदर की तरफ लेकर आते हैं तो उसको हम एडक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ कर्व्ड पाथ। जब भी फिक्स्ड एक्सिस होती है तो उसके अराउंड जो भी मूवमेंट होगा उसको हम रोटेशन ही कहते हैं हमेशा, इसलिए जो रोटेटरी मूवमेंट है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी से ही क्वेश्चन है, तो आपने थोड़ी सी फिजिक्स भी पढ़नी है, अब तो पढ़ने का टाइम नहीं है, खैर जो भी आपने पढ़ रखा है आपके दिमाग में थोड़ा सा मेंटली ये वो रहना है कि फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपके बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट टेक्निक ऑफ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। तो आपका जो डायफ्राम है उसके मूवमेंट की बात करें या फिर उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट नहीं है, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन यही होता है। आपका जो डायफ्राम है उसका ब्रीदिंग मूवमेंट जो है वो बाहर और अंदर जो पेट आता है वो डायफ्राम के मूवमेंट को बताता है कि जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आपके एब्डोमेन में मूवमेंट होता है, विच इज एक्चुअली द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो इसलिए जो आपका आंसर है वो हो जाएगा इन एंड आउट ऑफ मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो ओलंपिक ध्वज है वो कब बना था, 1914 में ओलंपिक ध्वज बन गया था, लेकिन 1920 एंटवर्प में पहली बार इसको फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में होते क्या है, कितने कलर होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपकी जो रिंग है उसमें कितने कलर होते हैं और आपका जो ध्वज है उसका बेस कलर कौन सा होता है उसको भी गिनना है और फिर बताना है कि ओलंपिक फ्लैग में कितने कलर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो आपकी वृद्धि और विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। तो सबसे पहला ये तो डालेगा, जेंडर हार्मोन डालता है, लेकिन जो पॉल्यूशन है ये एक ऐसा कारक है जो वृद्धि और विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। फिर है, who has introduced the classification of body types such as endomorph, mesomorph and ectomorph। ये आपने क्लास 12 की किताबों में बहुत जगह पढ़ा है कि ये 3 क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिए हैं, जो कि दिए हैं W.H. शेल्डन ने। और भी यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है, हिप्पोक्रेट का है, क्रचमर का है, जंग का है। आपने ये चारों क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि किसमें क्या चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बट ये जो है ये दिया है शेल्डन ने। यहाँ पे बाकी इन सब के ऑप्शंस नहीं दिए हैं, इसलिए आपको आंसर लगाना थोड़ा सा इजी भी है। द्रोणाचार्य अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। द्रोणाचार्य 1985 में शुरू हुआ था। सबसे पहला जो है वो अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ था और वो किस ईयर में शुरू हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आया था आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर उसके इसके बीच में एक और मैकर ट्रॉफी भी आई थी, उसका ईयर। फिर आपका राजीव गांधी कब शुरू हुआ, राजीव गांधी जो है उसका नाम बदल दिया गया है, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो कब शुरू हुआ। ये 4-5 जो अवार्ड है वो कब शुरू हुए, इनका और इनमें कितनी राशि दी जाती है इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। श्री सतपाल सिंह हु हैज ऑनर्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो ये जो है आपके करंट के क्वेश्चंस होते हैं और इनको सब कुछ पढ़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका जो आंसर है वो रेसलिंग है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें इतना डीप नहीं पता होता कि किस पर्टिकुलर गेम में किसको मिला है। कुछ जो नोन प्लेयर्स हैं वो तो पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है तो इसलिए कई बार हमें क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं, बट ठीक है इतनी चीजें चलेंगी। आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग बॉडी ऑफ द फाउंडर ऑफ NSNIS। तो NSNIS की जो गवर्निंग बॉडी है वो है MYAS, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि यहाँ पर खेल एवं युवा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट द डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर द प्रोसीड्स। अब ये एक लॉ है, इसका नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें होता क्या है, एक बच्चा बना देते हैं यहाँ पे। प्रॉक्सिमोडिस्टल 2 तरह से होता है, एक तो हेड टू टो होता है और एक जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ, इस तरह से हम पढ़ते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ है डेवलपमेंट का, तो यहाँ लिखा होगा आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टूवर्ड एक्सट्रीमिटीज।
तो ये सेंटर से बाहर की तरफ जाता है ये लॉ। इसमें जो प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा आपका एमपीएड वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है टीजीटी में इतना डीप ना पूछा जाए। हु इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये क्वेश्चन जो है वो है पुराना, और अभी कौन है, ये चेंज हुआ है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं काफी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर जीतू राय वॉज अवॉर्डेड विद राजीव गांधी, अभी 2016 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अब इतना पुराना चीज तो शायद ही पूछा जाए। इन नॉकआउट टूर्नामेंट नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो है 21, तो 22 कितनी दी जाएंगी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि 22 कैसे निकाला जाता है। 22 निकालने का फॉर्मूला क्या है, 21 के बाद वो नंबर जो 2 की पावर में आता है जो कि है 32, और अगर आप 32 को 21 में माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 11, तो नंबर ऑफ 22 जो है वो हो जाएंगी 11। और जो 22 है वो सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट में दी जाती है। अगर कोई भी नंबर ऑफ टीम जो है वो 2 के पावर में आने वाला नंबर है, जैसे कि 4, 8, 16, 32, तो नंबर ऑफ 22 कितनी दी जाएंगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम नंबर ऑफ टीम्स 32 हैं तो नंबर ऑफ 22 कितनी होंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन टेक्निक एंड स्किल आर टॉट, डेमोन्स्ट्रेटेड एंड एक्सप्लेन्ड बाय पार्ट, इट इज नोन एज। तो टीचिंग मेथड की बात करें, यहाँ पर टीचिंग मेथड जो है उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी टेक्निक जो है वो एक साथ पूरी पढ़ा दी जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या नहीं, व्हेन टेक्निक डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सप्लेन बाय पार्ट, सॉरी, अगर बाय पार्ट में एक्सप्लेन की जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे पार्ट मेथड कहते हैं। होल मेथड का मतलब पूरी चीज एक साथ बता देना, और यहाँ एक चीज लिखी है होल पार्ट होल मेथड। जब भी आप फिजिकल एजुकेशन में कोई भी स्किल सिखाते हैं तो आप होल पार्ट होल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि आप पहले उसे पूरी स्किल करके दिखाते हैं, फिर उसे बाय पार्ट सिखाते हैं, फिर बाद में उसे पूरी करके दिखाते हैं। सो दैट इज होल पार्ट होल मेथड, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप उसको बाय पार्ट डिमोन्स्ट्रेट और एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी पार्ट मेथड। और ये भी चीज पूछी जाती है कि फिजिकल एजुकेशन में कौन सा टीचिंग मेथड जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, तो वो होगा आपका डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर है इन वॉलीबॉल डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंटीना, तो हम अगर वॉलीबॉल पे बात करें तो यहाँ पर जो पोल है, पोल जो है वो उसमें दोनों साइड आधा आधा मीटर दूर भी लगा रहता है कई जगह, या फिर कहीं 1-1 मीटर भी दूर हो सकते हैं। लेकिन जो एंटीना है वो जितनी आपकी वॉलीबॉल की विड्थ है, यानी जो 9/18 का ग्राउंड है तो विड्थ होती है 9 मीटर, इसलिए जो एंटीना है वो दोनों एंटीना 9 मीटर की दूरी पर ही होते हैं। उसके बाद है इन लेसन प्लान स्पेसिफिक वार्म अप इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बात कर रहा है कि स्पेसिफिक वार्म अप में क्या चीजें होती हैं। दो तरह का वार्म अप हम कराते हैं, एक तो होता है हमारा जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल वार्म अप जो है वो किसी भी गेम, आप कुछ भी सिखाने जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, आपने वो जनरल वार्म अप कॉमन रहता है। लेकिन स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है कि आपने जो स्किल सिखानी है उसी स्किल के लिए आपको कौन सा पर्टिकुलर वार्म अप कराना है। अगर आप उन्हें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कराने जा रहे हैं, या फिर उन्हें वॉलीबॉल खिलाने जा रहे हैं, उन्हें बास्केटबॉल खिलाने जा रहे हैं, उनको खो खो खिलाने जा रहे हैं, तो अलग अलग गेम के स्पेसिफिक वार्म अप अलग अलग होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा है कि स्पेसिफिक वार्म अप में कौन सी चीज होगी, होगी स्किल स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जो भी स्किल आप उन्हें कराने जा रहे हैं उसी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराने को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वार्म अप। फिर है इन खो खो फील्ड व्हाट इज द मेजरमेंट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पट्टी, यहाँ पट्टी लिखा है, जिससे आपका खो खो का ग्राउंड होता है जो होता है 27/16 का। यहाँ पे पोल के बाद जो पहली होती है ये होती है 2.5 मीटर पे, उसके बाद जो होगी वो होती है 2.30 मीटर पे। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये 35 सेंटीमीटर ऐसे होती है, और जब इस तरह से बात करें क्योंकि दो होता है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये होती है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है कि जो खो खो का बॉक्स है उसका डायमेंशन क्या है, तो उसका डायमेंशन होगा 30/35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन इसका खो खो का है। फिर है टीचिंग विदाउट स्प्लिटिंग इनटू पार्ट। अब बिना पार्ट में स्प्लिट किए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसे होल मेथड करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्चर ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट। अब सिंगल लीग टूर्नामेंट को जो है इसमें कौन सा ऐसा है जो उसका फिक्चर बनाने का तरीका नहीं है, तो यहाँ पे बात कर रहा है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के फिक्चर को बनाने के 3 मेथड होते हैं, साइक्लिक, टैबुलर और स्टेयर केस। बट ये जो है नॉकआउट लीग का तो नहीं हो सकता, इसलिए जो इसका आंसर है वो नॉकआउट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार आसान होने के चक्कर में आप क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हर क्वेश्चन का नॉट बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसका जो नॉट लिखा है और नीचे भी नॉट, मतलब 2 नॉट होकर वो कैंसिल हो जाते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है कि वहां जो नॉट है उसके बाद जो आंसर होगा तो वो उस हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है व्हेन टोटल नंबर ऑफ बाइज इज ऑड, फॉर एग्जांपल 13, देन बाय इन अपर हाफ वुड बी।
ये आपका क्वेश्चन जो है नॉकआउट टूर्नामेंट का है। अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ बाइज जो ऑड है, मान लीजिए आपके पास जो नंबर ऑफ बाइज है वो है 13, तो अपर हाफ में कितनी होगी? तो अपर हाफ और लोअर हाफ निकालने का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। यहाँ पे दो चीजें, ये एन नहीं होगा, एन बी होगा, दैट इज नंबर ऑफ बाइज। दो चीजें हम समझ लेते हैं। एक तो होती है नंबर ऑफ टीम्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ टीम्स में जब हम नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ करेंगे, UH मतलब अपर हाफ, तो होगा n+1/2 अपर हाफ में, और लोअर हाफ में होगा n-1/2। ये हम नंबर ऑफ टीम्स की बात कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ बाइज की बात करें तो अगर हमने लिखना है नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, तो होगा NB-1/2, और नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ ये होगा NB+1/2। अब यहाँ पे जो NB है उसकी वैल्यू है 13, इसने बोला अपर हाफ में कितनी होंगी, 13 में 1 माइनस किया 12, 12/2, आंसर हो जाएगा 6। तो आपने ये जो फॉर्मूले है ना, इनको भी बहुत अच्छे से समझना है, गलत नहीं करना है प्लस और माइनस में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला बाई किसे दिया जाता है? सबसे पहला बाई लोअर हाफ की सबसे नीचे की टीम को दिया जाता है, फिर दूसरा अपर हाफ की सबसे ऊपर की टीम को, फिर लोअर हाफ की सबसे ऊपर की टीम को, फिर अपर हाफ की सबसे नीचे की टीम को। ये चीज भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है क्रिकेट पिच, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन बैटिंग क्रीज एंड बॉलिंग क्रीज। अगर हम इस तरह से बनाएं आपकी पिच, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी ये पूछा गया है, जिसका आंसर 17.68 मीटर होता है। अगर पूछा जाए कि पूरी पिच की लंबाई क्या है, तो उसकी जो 22 गज लिखते हैं, दैट इज 20.12 मीटर। अब उसमें क्या चीज घट जाती है, कौन सी क्रीज होती है यहाँ पर, इस वाली क्रीज को कौन सी क्रीज कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और उस क्रीज की वैल्यू कितनी होती है ये भी बताइए, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। जब हम केवीएस 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आपने ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पॉपिंग क्रीज क्या है, बॉलिंग क्रीज क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल प्रिपरेशन। ओके, अब जब भी आप पढ़ाने जाते हैं तो आप दो तरह की प्रिपरेशन करते हैं, एक तो टेक्निकल करते हैं और एक पर्सनल करते हैं। तो पर्सनल में कौन सी चीजें आपने नहीं करनी है? सबसे पहला है शुड बी ड्रेस्ड अप विद अप्रोप्रिएट किट, बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपकी किट या फिर आप जो भी सिखाने जा रहे हैं, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। शुड बी नीट एंड क्लीन, मीट योर क्लास विद ईगरनेस एंड अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही, अपनी क्लास में उत्सुकता और मित्रता के साथ मिलना चाहिए। लेकिन नोइंग एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, ये आपकी पर्सनल प्रिपरेशन नहीं है, ये आपका टेक्निकल प्रिपरेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो क्लास लेने जा रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है, वहाँ जो बच्चे हैं उनका जेंडर क्या है। ये आपकी टेक्निकल प्रिपरेशन में आता है, पर्सनल में नहीं आएगा, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4th। फिर अगला क्वेश्चन है, इन बास्केटबॉल सक्सेसफुल 3 पॉइंट इज सिग्नल्ड विद। अब बास्केटबॉल में अगर तीन किसी ने, क्योंकि जो बास्केटबॉल होता है वहां पर क्या है कि एक इस तरह से डी बना होता है, अगर उसके बाहर से कोई बास्केट करता है तो उसे 3 पॉइंट्स मिलते हैं, अंदर से कोई करता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर उसने 3 पॉइंट किए हैं तो रेफरी का जो इशारा है वो किस तरह से होता है, जो रेफरी है उसको शो करने के लिए इस तरह से अपनी दोनों हाथ खोलता है। इसका मतलब है कि उसके जो है वो 3 पॉइंट सिक्योर किए हैं, ये सिग्नल होता है रेफरी का। इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि किस एग्जाम में किस पर्टिकुलर वायलेशन को या किस पर्टिकुलर चीज को सिग्नल किस तरह से किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, टाइम कीपिंग इज, टाइम कीपिंग क्या है? नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन ऑफिशियल, प्री गेम, पोस्ट गेम। जो टाइम कीपिंग है वो एक ड्यूरिंग द गेम ड्यूटी है ऑफिशियल की, क्योंकि ड्यूरिंग द गेम ही उनको टाइम का ध्यान रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोच? तो इनमें से कोच का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? बहुत इजी है, नरिशिंग ओन ईगो, अपना अहंकार का भरण करना, ये किसी भी कोच की विशेषता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कबड्डी इफ द ग्रीन कार्ड इज शोन ट्वाइस टू एनी प्लेयर देन द नेक्स्ट कार्ड शॉल बी। 3 तरह के कार्ड कबड्डी में यूज होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ग्रीन कार्ड, दूसरा होता है आपका येलो कार्ड, और तीसरा होता है आपका रेड कार्ड। तो ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, तीनों का काम क्या है? जो आपका ग्रीन कार्ड है वो सिर्फ वार्निंग के लिए दिया जाता है। अगर 2 बार किसी को वार्निंग दे दी गई तो अगली बार उसे येलो कार्ड देना, यानी 2 मिनट का सस्पेंशन, 2 मिनट के लिए वो गेम से बाहर रहता है, और साथ में एक टेक्निकल पॉइंट भी दिया जाता है। जबकि रेड कार्ड में गेम से सस्पेंशन और एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है अपोनेंट टीम को।
अकॉर्डिंग टू IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन खो खो आर, तो एक रेफरी, दो अंपायर और एक टाइमकीपर, एक स्कोरर, इतने होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इन वॉलीबॉल इफ सर्विंग टीम विंस देन द रैली सर्विस इज गिवन टू द, अगर कोई भी वॉलीबॉल में जिसने सर्विस की उसे वो पॉइंट मिल जाता है, तो अगली सर्विस भी उसी को मिलती है जिसने पहले सर्व किया है, ना कि ओपोनेंट टीम को। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ, तीन तरह की हमने पढ़ी है ट्रेनिंग साइकिल होती है। कीरोडाइजेशन अलग होता है, ट्रेनिंग साइकिल अलग होती है। ट्रेनिंग साइकिल तीन तरह की होती है। सबसे पहला होता है आपका माइक्रो, माइक्रो जो है ये हमेशा वीक्स में होता है यूजुअली। दूसरा होता है आपका मीजो जो कि मंथ्स में होगा, और तीसरा होता है आपका मैक्रो, मैक्रो साइकिल जो है वो ईयर्स में होती है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है इन क्रिकेट ड्यूरेशन, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ लंच, तो टेस्ट क्रिकेट में लंच का ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट होता है, टी ब्रेक जो है वो होता है 20 मिनट का। उसके बाद जो वाटर ड्रिंक ब्रेक होता है वो सिर्फ 5 मिनट का होता है। इन हॉकी मैच फॉर एन ऑफेंस बाय एन अटैकर विद इन 23 मीटर एरिया देयर ओपोनेंट आर डिफेंडिंग दैन डिसीजन शॉल बी, कहने का मतलब ये है कि अगर 23 मीटर एरिया के अंदर जहां पर उसका, वहां पर अगर किसी भी तरह का कोई फाउल होता है तो क्या मिलता है, तो वहां पर एक फ्री हिट मिलती है किसी भी तरह की अगर फाउल होता है या फिर किसी भी तरह का कोई ऑफेंस होता है तो। फिर है नॉलेज टेस्ट आइटम दैट इंक्लूड शॉर्ट आंसर ऐसे, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट आर कॉल्ड। ये बात है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की, जिसके क्वेश्चन थोड़े से रेयर हैं बट फिर भी उम्मीद है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन के क्वेश्चन जो है वो DSSB में पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर आपसे कोई इस तरह से टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें शॉर्ट आंसर ऐसे है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे है, जहां आपको चीजें लिख कर बतानी है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम। अगर हम जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो हमारा MCQ है, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है वो आप समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको ऑप्शन होता है और कोई एक ऑप्शन ही उसमें सही होता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं।